खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राज्यसभा चुनाव स्थगित होने की चर्चा इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जानकार सूत्रों ने इस पर एक खुलासा किया और खुलासा क्या है, कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव स्थगित होने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। अलबत्ता जयपुर के एडवोकेट हेमंत नाहटा ने भी इसको चुनौती दी और राज्यसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट को चुनौती दी गई है। कांग्रेस और बसपा के विलय को बताया गया है असंवैधानिक और एडवोकेट नाहटा ने अब इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट संभवतः कल सुबह चली जाएगी चुनाव आयोग को और इस तरह इस कानूनी दाव पेच का कल हो सकता है पटाक्षेप। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा स्थगित होंगे या नहीं होंगे, यह फैसला चुनाव आयोग को करना है, लेकिन जयपुर के एडवोकेट हेमंत नाहटा ने इसको चुनौती दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट को चुनौती दी गई और कहा गया कि दरअसल कांग्रेस और बसपा के बीच में जो विलय हुआ था वो असंवैधानिक है। एडवोकेट नाहटा ने अब ये शिकायत की है और अब चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। कल चुनाव आयोग की रिपोर्ट हो जाएगी और इस तरीके से जो भी कानूनी दावपेच चले जा रहे हैं उस पर कल विराम लग जाएगा, यानी कि पटाक्षेप उसका हो जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि जो यहां पर दलील दी गई है उस दलील के आधार पर क्या कुछ फैसला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट को चुनौती दी गई है और कांग्रेस और बसपा के विलय को असंवैधानिक बताया गया है। दरअसल बसपा से जो विधायक जीते थे वो तमाम विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इसी को ही चुनौती दी गई है। बहरहाल एक रिपोर्ट तैयार होगी और रिपोर्ट को चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा और उसके बाद फैसला इस पर होगा। उम्मीद ज्यादा यही कि चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जानकार सूत्रों ने इसका खुलासा किया और कहा कि राज्यसभा चुनाव स्थगित होने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। आपको बता दें कि महज 2 दिन के बाद राज्यसभा चुनाव होने हैं। 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये दाव खेला गया है। अब इस दाव के आधार पर क्या वाकई में फैसला बदल सकता है या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस दौरान कई ऐसे बिंदु हैं जिनको उठाया गया है और उन बिंदु के आधार पर यह कहा गया है कि दरअसल ये चुनाव स्थगित होने चाहिए क्योंकि बसपा और कांग्रेस का जो गठबंधन जो विलय हुआ वो गलत है। इस दौरान कहा गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित विधिक प्रावधानों और राजस्थान विधानसभा सदस्य नियम 1989 में जो लिखा गया है। हमारे साथ हेमंत नाहटा जी खुद जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपने जो ये चुनौती दी है इसका आधार जरा बताइए। इसमें जो मुख्य आधार है वो ये है कि जो लोकमत था, जो पॉपुलर मैंडेट थी, वो बसपा विधायकों के पक्ष में थी 6 विधानसभा क्षेत्रों में। और
इलेक्शन कमीशन ने अपने गजट नोटिफिकेशन पे उनकी पार्टी पोजीशन बहुजन समाज पार्टी बता रखी है जी। कानूनन ये गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित होते ही उनकी पार्टी पोजीशन फ्रीज हो गई। लेकिन एक घटनाक्रम के तहत 6 बसपा विधायकों ने माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष ये कथन किया कि बहुजन समाज पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजस्थान विधानसभा में विलय हो गया है जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजस्थान विधानसभा नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जी। और जो संविधान की 10वीं अनुसूची है उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, जो फंडामेंटल कंडीशन प्रेसिडेंट है वो ये है कि एमएलए के मूल राजनीतिक दल का विलय दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में भी एक स्वतंत्र रूप से रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी का कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय नहीं हुआ जी। तो जो कंडीशन थी, जो संविधान की मूल भावना है वो पॉपुलर मैंडेट को सम्मान देने की है कि जिस क्षेत्र के लोगों ने जिस पार्टी को चुनकर भेजा है। लेकिन हेमंत जी ऐसा तो नहीं है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ हो, दल बदल कानून के तहत ये मुमकिन है, संवैधानिक है। फैक्ट्स और लॉ से उस पॉपुलर मैंडेट को चेंज कर दिया जाए जी। तो इस चीज को मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। हेमंत जी मैं ये कह रहा हूँ, हेमंत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि दल बदल कानून के तहत ये मुमकिन है, कई मर्तबा इससे पहले भी हुआ है। जब गहलोत सरकार इससे पहले आई थी तब भी इसी के आधार पर बसपा के जो विधायक थे वो कांग्रेस में आ गए थे। तो इसमें असंवैधानिक क्या है? अब असंवैधानिक यही है कि संविधान में ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी एमएलए स्वेच्छा से अपना राजनीतिक दल का त्याग कर देता है तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर विधानसभा स्पीकर महोदय को जो क्षेत्राधिकार प्राप्त है एज ए ट्रिब्यूनल, वो क्षेत्राधिकार तभी उनको प्राप्त होता है जब उनके समक्ष कोई याचिका हो। उस याचिका के निस्तारण के लिए वो एक जज के रूप में उसमें अपना निर्णय देते हैं। इस केस में कभी भी कोई पिटीशन उनके सामने नहीं थी, तो एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के किसी भी जनमत को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हेमंत जी ये तो बहुत बार हुआ है, ऐसा थोड़ी ना पहली बार हो रहा है। नहीं, पहली बार दूसरी बार का इशू नहीं है। बिंदु यह है कि क्या जो कार्य हुआ है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है जी। पूर्व में अगर कोई त्रुटि, वैधानिक त्रुटि अगर कभी अस्तित्व में रही है तो वो उस त्रुटि को पुनरावृत्ति का आधार कभी नहीं हो सकती। लेकिन हेमंत जी आप भी ये जानते हैं कि लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं जब बसपा के विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, बसपा से त्याग किया था, तो सर ये 3 महीने क्यों लग गए? ये देखिए, जब चुनाव आए हैं तो एक आशा ये रहती है कि हर कार्य जो किसी भी लोक कार्यालय द्वारा किया जाएगा वो विधि सम्मत तरीके से किया जाएगा जी। तो जब मैंने ये मालूम किया कि इन बसपा विधायकों की पार्टी पोजीशन इस इलेक्शन में किस प्रकार से दिखाई गई है, तो ये प्रकट हुआ कि उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदस्य दिखाया गया है। तो अब ऐसी स्थिति में जो ही कोई अवैधानिक कृत्य अगर किसी भी नागरिक के समक्ष आता है तो उसको उसकी लीगल रेमेडी प्राप्त करने का अधिकार है। और इसीलिए मैंने इलेक्शन कमीशन से ये प्रार्थना की है कि किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कृत्य होने से पहले ही, चूंकि ये बिंदु कमीशन के प्रसंज्ञान में ला दिया गया है, अतः इन सभी विधायकों की जो मूल सदस्यता है बसपा ही प्रदर्शित की जाए। मेरी ये मांग नहीं है कि चुनावों को स्थगित कर दिया जाए जी। मेरा ये कथन है कि इनकी पार्टी पोजीशन बसपा ही दिखाई जाए। और अगर अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बेशक कांग्रेस को समर्थन करें, कांग्रेस को वोट करें, लेकिन जब वोट करने जाएं तो फिर बसपा के विधायक कहलाएं, आप ये कह रहे हैं? यही मेरा कथन है कि वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक के रूप में ही वो वोट डालें, अदरवाइज ये पूरा इलेक्शन वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। और इस प्रकार से जो चीज प्रथम दृष्टया ही ये प्रकट हो रही है कि ये वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन हेमंत जी बीएसपी से तो उनको बाहर कर दिया गया है, कांग्रेस की वो सदस्यता ले चुके हैं। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जो पार्टी, जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया और उसके वो एमएलए डिक्लेयर हो गए, तो अब ये मैटर इलेक्शन कमीशन, विधानसभा और इन विधायकों के बीच का है। उनकी पार्टी उनको अपनी पार्टी में रखती है, नहीं रखती है, कभी उनको बाहर निकालती है और अगले दिन अंदर लेती है, वो उनका इंटरसी विषय है, वो उनका आपस का विवाद है जी। हेमंत जी यही तो सवाल कर रहे हैं। जी, यही तो सवाल कर रहे हैं कि ये इंटरनल इशू है।
अब बसपा के जितने भी विधायक थे सबने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, वो कांग्रेस के अंदर आ गए, दल बदल कानून के तहत उन्होंने बाकायदा किया है। कि फिर संविधान चुनौती ने क्यों? एक प्रोविजन, एक मेरा कथन सुनिए, एक संविधान ने एक व्यवस्था दी है जी। कि इस प्रकार से एक असेंबली होगी और उसके इस प्रकार से चुनाव होंगे, उसका एक इलेक्शन का ये मैकेनिज्म होगा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अंदर प्रक्रिया दी गई है, उसमें एक रिकॉग्नाइज पार्टी होगी, उसका एक इलेक्शन का सिंबल होगा। उस सिंबल पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वह उसकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी और वो उस राजनीतिक पार्टी का एमएलए कहलाएगा। जी। और जनता जो वोट करती है उसकी जिस भी राजनीतिक विचारधारा में सहमति होगी वो ही उन लोगों के पक्ष में वोट करेगी और वही व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके मुताबिक इसके दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि अगर कांग्रेस के सिंबल के साथ काम करना है तो फिर विधायकी से इस्तीफा दें, और दूसरा है कि अगर विधायकी रखनी है और वोट डालना है तो बसपा के उम्मीदवार के तौर पर दें, यानी कि बसपा के विधायक के तौर पर दें। बिल्कुल, जब तक, क्योंकि इन्होंने स्वेच्छा से इनका अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देने का तथ्य भी स्थापित हो गया है, जो विवाद का विषय नहीं है। तो इनकी जब तक एक प्रक्रिया के तहत 10वीं अनुसूची का आदेश पारित करके इनको अयोग्य घोषित किया जाता है, तब तक ये बहुजन समाज पार्टी के ही एमएलए कहलाएंगे। जी। तो सर इस पर सुनवाई कब है? नहीं, ये अभी जो मैंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है। आज मैंने उसका उनको रिमाइंडर भी प्रेषित किया है और तीनों ऑनरेबल मेंबर्स को, और मैंने ये प्रार्थना की है कि ये घोर असंवैधानिक कृत्य होने से पहले ही इस रिकॉर्ड को करेक्ट करवाया जाए। जी। तो अगर वो रिकॉर्ड को करेक्ट कर देते हैं तो फिर उसके बाद कोई विवाद का बिंदु आज की तारीख में शेष नहीं रहता है वोटिंग के दिन तक। उसके बाद में इन विधायकों की अयोग्यता का बिंदु शेष रहेगा, वो एक अलग से कार्यवाही है। तो सर माना जाए कि जो राज्यसभा के चुनाव होने उससे पहले इस पर फैसला हो जाएगा? हाँ, ये बहुत ज्यादा अपेक्षित है, क्योंकि कोई अगर कानूनी बिंदु सामने लाया गया है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पॉपुलर मैंडेट को, लोक मत को इस प्रकार से आपसी प्रक्रिया के, आपसी सामंजस्य के जरिए अगर उलटने का कार्यवाही को अगर इलेक्शन कमीशन ही मंजूरी देता है तो ये पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था। लेकिन हेमंत जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये चुनाव हो रहे हैं उस दौरान इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया होगा और ये असंवैधानिक होने के बावजूद इनको नजरअंदाज किया गया होगा? ऐसा क्यों लगता है सर? ये मेरे को क्या है कि जब पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे और पिछली बार जब बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी, जो दी गई चुनौती थी वो लगभग 4.5 साल तक चली थी और उसका अंत इस तरह से हुआ था कि तत्कालीन माननीय स्पीकर साहब का ये कथन रहा कि चूंकि सदन के सदस्य द्वारा इस दल बदल को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं। तो वो बिंदु उस समय भी मेरिट पर डिसाइड होने से रह गया था। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जो संशय आपके जरिए सामने लाया गया है उस पर जल्द ही पूर्ण विराम लगे, यानी कि जो भी संवैधानिक है वो हो और जो असंवैधानिक है वो बिल्कुल ना हो।